दोस्तों नमस्ते। एजुकेशन 24/7 पे आप सभी का स्वागत है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको संविधान और के विधि का पूरा ज्ञान, पूरा भान होना चाहिए। यह आपके आंसर राइटिंग से लेकर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी भारत के संविधान से बहुत ढेर सारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में निकलते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र हम एजुकेशन 24/7 पर यह सीरीज़ आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर लेकर के आ रहे हैं। आज इस सीरीज का पहला भाग है। आज हम भारत के संविधान का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू हो जाइए और तैयार रहिए भारत के संविधान के उन पहलुओं को भी जानने की जो वर्तमान समय में भी किस तरीके से कारगर हैं, भारत का संविधान किस तरीके से कार्य कर रहा है। क्योंकि यह बात बिल्कुल समझने वाली है कि किसी भी राष्ट्र के संविधान को, खास करके भारत के जो संविधान है या जो भी प्रोग्रेसिव नेशन है, उनके संविधान को हम एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में देखते हैं। संविधान है क्या? तो संविधान सेट ऑफ रूल्स है जिसकी सैंक्टिटी इस स्तर की है कि वह किस राष्ट्र में होने वाले सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यानी कि संविधान के जरिए, उसके एम्बिट के जरिए, उसकी जो परिधि रेखा है उसके जरिए जो भी कार्यकलाप न्यायपालिका के, विधायिका के या कार्यपालिका के किए जा रहे हैं वह सभी संविधान के द्वारा गवर्न होता है। तो यह एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसको ध्यान में रख करके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपनी कार्य करते हैं। भारत के संविधान की खासियत क्या है? तो भारत का संविधान एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरलिज्म का तात्पर्य संघवाद, संघात्मक होने का अभिप्राय है कि दो स्तरीय कम से कम विधायिका की व्यवस्था होगी। यानी कि विधि बनाने की जो शक्ति है वह दो स्थानों पर होगी। एक राज्य के स्तर पर होगी छोटी इकाई के रूप में, और एक केंद्र के रूप में केंद्र के पास वह शक्ति होगी। तो भारत का संविधान जो है वह एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा भारत का संविधान फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कल्पना करता है और इसीलिए स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन और सेंटर लेवल पे इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम की स्थापना करता है। भारत के संविधान में हम यह देखते हैं कि अनुच्छेद आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक न्यायालय भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ भारत के संविधान में कुछ मूल अधिकारों को दिया गया है। मानव होने के नाते सभी मानव का कुछ मानवाधिकार हैं। यह ऐसे अधिकार हैं जो हर मानव को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वह एक मानव है तो उसके पास यह अधिकार होंगे। ऐसे सभी अधिकारों को भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है। और मूल अधिकार के अतिक्रमण होने पर यह व्यवस्था दी गई है मूल अधिकार के रूप में ही अनुच्छेद 32 के माध्यम से कि किसी भी मूल अधिकार के हनन होने पे नागरिक के पास अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका के जरिए अपने मूल अधिकारों का रक्षण कर सकता है। इसके बाद है डॉक्ट्रीन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का कहने का अभिप्राय है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड देयर इज नो आर्बिट्ररीनेस इन द यूज ऑफ पावर। मीनिंग देयर बाई कहने का अभिप्राय है कि रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य यह है कि विधि का शासन होगा। विधि अगर कहेगी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर, किसी विषय वस्तु पर कार्यपालिका का संपूर्ण अधिकार है तो कार्यपालिका उस कार्य को करेगी, उसमें विधायिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। जिस एक्सटेंट तक, जिस स्तर तक कहीं विषय वस्तु में यह कहा गया है कि यह कार्य विधायिका का है तो उस डोमेन में जो न्यायपालिका है वह कहीं भी हस्तक्षेप करने नहीं जाएगी। इसके साथ ही साथ जो
डे टू डे बिजनेसेस नेशन में चल रहे हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है, स्टेट के बहुत सारे एम्प्लॉई हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इनके अंतर्गत होने वाले ट्रांसफ़र, पोस्टिंग एट्सेट्रा, जो भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, इसके अंदर प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट से लेकर के बच्चों को किस तरीके से फीस इत्यादि दी जाएगी, किस तरीके से एजुकेशन इम्पार्ट किया जाएगा, ये सब जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, ये इनके अकॉर्डेंस में ही सभी व्यक्ति अपना अपनी जिम्मेदारी, अपना अपना रोल प्ले करेंगे और कोई किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि सभी रूल ऑफ लॉ के अंदर आते हैं, कोई भी विधि के ऊपर नहीं है। इस बात की व्यवस्था भारत का संविधान करता है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर भी भारत के संविधान की विशिष्टता में से है कि भारत का संविधान न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के पृथक्करण की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 भारत के संविधान में यह बात भी कही गई कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा, जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विधायिका और न्यायपालिका पूरी तरीके से अलग अलग कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और जो थोड़ा बहुत तालमेल बना हुआ है और जो ओवरलैपिंग है वह एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच है, क्योंकि विधायिका को भी अपने विधियों को लागू कराने के लिए कार्यपालिका पर निर्भर होना होता है। न्यायपालिका को भी अपने विधियों का, अपने आदेशों का पालन कराने के लिए कार्यपालिका के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा, नंबर 1 फेडरलिज्म, नंबर 2 फ्री एंड फेयर इलेक्शन, नंबर 3 इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नंबर 4 फंडामेंटल राइट्स, नंबर 5 डॉक्ट्रीन ऑफ रूल ऑफ लॉ, नंबर 6 सेपरेशन ऑफ पावर्स। इस तरीके से कुछ विशिष्ट चरित्र भारत के संविधान का आपके सामने है। भारत का संविधान भारत के संविधान के प्रस्तावना से प्रारंभ होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना की विशिष्टता यह है कि इसमें संविधान निर्माताओं ने कैसे राष्ट्र की परिकल्पना की है और राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के लिए कौन से अधिकार, कौन से उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह संविधान कार्य कर रहा है, उन मूल आदर्शों को संजोया और पिरोया गया है। भारत के संविधान का प्रारंभ हम भारत के लोगों से होता है। हम भारत के लोगों से अभिप्राय यह है कि भारत के संविधान की जो प्रमुख अथॉरिटी है, जो शक्ति है, जहां से भारत का संविधान अपनी शक्ति को प्राप्त करता है, वह भारत के लोगों से है। भारत के संविधान भारत के लोगों में निहित है। भारत के लोगों ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया है, आत्मर्पित किया है। हम भारत के लोग भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो प्रस्तावना यह बात कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। यहाँ पे संपूर्ण, संपन्न जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, अभिप्राय यह है कि भारत का जो संविधान है यह पूरी तरीके से भारत के लोग, भारत का राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है। यह किसी भी प्रकार के आंतरिक या बाहरी दबाव में आकर के अपने फैसलों को न करता है, न करेगा। इसके बाद समाजवादी राष्ट्र बनाने की बात कही गई है। समाजवादी राष्ट्र की परिकल्पना वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना से मेल खाती है। भारत का संविधान इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, मनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात पर आधारित है। भारत राष्ट्र एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में बनेगा, यह हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने सोच रखा था। पंथनिरपेक्ष राष्ट्र से अभिप्राय यह है कि राज्य का, हमारे राष्ट्र का अपना कोई धर्म, पंथ इत्यादि नहीं होगा। न राज्य किसी एक विशेष पंथ या धर्म को प्रोत्साहित करेगी। हमारे यहाँ का जो पंथ निरपेक्षता है वह एक पॉजिटिव, सकारात्मक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत राज्य किसी को पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन जो लोग
अपने धार्मिक या पंथीय कार्य में को करना चाहते हैं, कोई संस्था चलाना चाहते हैं, कोई समारोह आयोजन करना चाहते हैं, तो यथासंभव राज्य उनकी मदद करेगा। लोकतांत्रिक राष्ट्र हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा राष्ट्र जहां पे लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है, विधायिका को चुना जाता है। और रिपब्लिक गणतांत्रिक राष्ट्र से अभिप्राय यह है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो राज्य का सबसे सर्वोपरि व्यक्ति होगा, जो प्रथम नागरिक होगा, वह आनुवांशिक नहीं होगा, वह लोगों के द्वारा चुना जाएगा। इसके बाद भारत का संविधान यह कहता है कि हम अपने समस्त नागरिकों को न्याय देना चाहते हैं। न्याय, सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, राजनैतिक न्याय देना चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति की, धर्म की उपासना की, समानता और समता का अवसर देना चाहते हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एंड अपॉर्चुनिटी। और इसके साथ ही साथ भारत के समस्त नागरिकों में बंधुत्व का भाव बढ़ाना चाहते हैं। और बंधुत्व का भाव बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना रहे। भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी, जो कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, इसको बढ़ाने के लिए जो हम कार्य करना चाहते हैं, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए जब कार्य करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, जब हम एक राष्ट्र को एक समग्र रूप में लेकर के चलना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में यह बहुत ही जरूरी है कि आपका जो भी भाई है, जो भी इंडिविजुअल सिटीजन आपके देश का नागरिक है, इट डजंट मैटर कि वह किस वर्ग से आ रहा है, वह किस लिंग का है, वह कौन सी भाषा बोलता है, जब तक कि आप उसे प्यार नहीं करेंगे, उसे प्यार नहीं देंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसके विचारों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक यह संभव नहीं है कि भारत की अखंडता अक्षुण्ण रह सके, भारत तरक्की कर सके। और इस तरीके से 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को हमने अंगीकृत किया, आत्मर्पित किया। प्रियम्बल को एक बार इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। यह प्रारंभ हो रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all the unity and integrity of the nation, to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. भारत के संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करने के बाद अगर हम देखें तो हम यह देखना चाहेंगे कि भारत के संविधान पर किन किन रूल्स, रेगुलेशन या कहाँ के संविधान का असर है, तो हम यह पाएंगे कि भारत के संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो फेडरल पॉलिसी है, वह अंगीकृत की गई। गवर्नर का जो ऑफिस है आज के डेट में यह भी लिया गया। न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जैसी बनाई गई थी वैसी है। पब्लिक सर्विस कमीशन की भी व्यवस्था जो हमने अपने संविधान में रखी हुई है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही है। इसके साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं वह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स का फ्रीडम और ज्वाइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस के कॉन्सेप्ट को लिया है। दोस्तों, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची में 3 प्रकार की शेड्यूल 4, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अनुसूची 4 में लिस्ट दी गई है, 3 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और समवर्ती सूची। लिस्ट 1 में जो विषय वस्तु लिखे गए हैं उन विषय वस्तुओं पर
केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह कानून बना सकें। लिस्ट 2 पे राज्य सरकार को यह व्यवस्था दी गई है कि वह विधि बना सके। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें यह बताया गया कि दोनों में से राज्य या केंद्र में से कोई भी विधि का निर्माण कर सकता है। हालांकि अगर किसी विषय वस्तु पर राज्य ने विधि बनाया है और बाद में केंद्र ने पूरे राष्ट्र के लिए उस पर विधि बनाई है, तो यह बहुत ही स्वाभाविक है कि वह पूरे राज्यों पर लागू होगा। इसके साथ ही साथ लिस्ट 1 में कि केंद्र सरकार कहां कहां विधि बनाएगी, किन किन विषय वस्तुओं पर विधि बनाएगी, और बहुत सारे विषय वस्तुओं को लिखने के बाद अंतिम में लिखा गया रेसिडरी सब्जेक्ट्स, रेसिडरी मैटर्स। इसका मतलब बचा हुआ। तो जो कुछ भी बच गया है लिस्ट 1, लिस्ट 2 और समवर्ती सूची से, वह सभी विषय वस्तु केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं कि उनमें वह विधि बना सकें। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट लिया है ऑफ 2 हाउसेस, कंकरेंट लिस्ट और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। यह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से हमने फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर का कॉन्सेप्ट लिया है। फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर का अभिप्राय यह है कि जब हम अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका के जो राज्य हैं वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वह राज्य यूनाइटेड होकर के एक अमेरिका राष्ट्र का निर्माण करते हैं, लेकिन राज्यों की जो शक्ति है वह ओवरऑल केंद्र की शक्ति से ज्यादा बड़ी है। वह ज्यादा क्षेत्राधिकार रखते हैं अपने घरेलू मामलों के लिए, अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए विधि बनाने की जो शक्ति है वह उनके पास है। लेकिन जो कनाडा की व्यवस्था है कि सेंटर जो है वो मोर पावरफुल होगी, स्टेट के पास कुछ लिमिटेड पावर्स होंगी। इसी कॉन्सेप्ट पे भारत that shall be the union of states, इस कॉन्सेप्ट को हमने कनाडा से लिया है। इसके बाद वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर्स इन सेंटर, जो रेसिडरी शक्तियां हैं, जो बची हुई शक्तियां हैं, जिन विषय वस्तुओं पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लिस्ट 1 में वो वस्तु नहीं लिखे गए, लिस्ट 2 में नहीं लिखे गए, कंकरेंट सूची में, समवर्ती सूची में नहीं लिखे गए, इन जो नहीं लिखा हुआ है उस पर कौन विधि बनाएगा? तो कनाडा में वह शक्ति जो है वह सेंटर के पास है और इस कॉन्सेप्ट को हमने अपने संविधान में अंगीकृत किया। लिस्ट 1 में लास्ट में हमने रेसिडरी सब्जेक्ट मैटर सेंटर को दे दिया कि सेंटर इस पर विधि बनाएगा। आयरलैंड से हमने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कॉन्सेप्ट को लिया है, जो कि हमारे संविधान में भाग 4 में है। राज्यसभा में जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, बेसिकली क्षेत्र, कला के क्षेत्र से, विधि के क्षेत्र से, सामाजिक किसी भी कार्य, सोशल वर्क करते हुए कोई व्यक्ति बहुत नामचीन होता है, उसका कार्य बहुत प्रशंसनीय होता है, तो उसे हम नॉमिनेट करते हैं। ये जो राज्यसभा में नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, यह भी हमने आयरलैंड से लिया है। और इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है हमारे यहाँ, इसका तरीका भी हमने आयरलैंड से लिया है। जापान के संविधान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया है। आर्टिकल 21 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यह बात लिखी गई है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस कॉन्सेप्ट को हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन समय के साथ जब मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, द फेमस पासपोर्ट केस, जिस पर आज के डेट में भी जिन भी कारणों से पासपोर्ट का रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है या पासपोर्ट नहीं बन पा रहा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ये मैंडेट है कि पासपोर्ट जैसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेग मैनर में परमानेंटली या किसी लंबे अवधि के लिए रोके नहीं जा सकती, एप्लीकेशन को रोका नहीं जा सकता। पासपोर्ट एक फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीजन का, और वह पासपोर्ट पर एक ब्लैंकेट किसी प्रकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निरस्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत सारी बातें हैं और वर्तमान समय में भी यह केस लगातार यूज किया जाता है पासपोर्ट मैटर्स में लिटिगेंट को रिलीफ देने के लिए ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा। मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से किया है। यानी आज के डेट में भारत का संविधान ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को तरजीह देता है।
सोवियत यूनियन जो कि आज के डेट में यूएसएसआर है, उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लिया, और जो हमने प्रीएम्बल में आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिखा है, यह भी हमने सोवियत यूनियन यूएसएसआर से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारी चीजें ली, और उसी क्रम में यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी लिया है। अमेरिका से क्या लिया है हमने? तो फंडामेंटल राइट्स लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ली है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस लिया है, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को भी हमने लिया है। जर्मनी के संविधान से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इस कॉन्सेप्ट को लिया है जर्मनी के संविधान से कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी, आपातकालीन परिस्थिति में। साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होगा, इस प्रक्रिया को हमने अडॉप्ट किया है, और राज्यसभा में हमारे मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, यह भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फ्रांस से हमने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया है, और वो आइडियल्स को लिया है जो लिबर्टी ऑफ इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हैं हमारे संविधान में, इस कॉन्सेप्ट को हमने फ्रांस से लिया है। तो दोस्तों, हमने 3 बातों को कवर किया है अपने इस लेक्चर में, अपने इस वीडियो में, अपने इस वार्तालाप में। सबसे पहला हमने यह देखा कि संविधान क्या है। तो हमने यह देखा कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, और इसे हम सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं, जो कि सबसे हायर सैंक्टिटी होल्ड करता है। इसके ऊपर कोई नहीं होता, इससे बड़ा कोई नहीं होता, इससे ऊंचा कोई नहीं होता। यह वो रूल्स हैं जो हर हाल में हर संस्था को, इस संविधान के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी संस्थाओं को पालन करना ही है। संवैधानिक विधि की अवहेलना से बड़ी कोई अवहेलना नहीं है, और संविधान जो है यह सरकार के कार्यों पर, न्यायपालिका के कार्यों पर, विधायिका के कार्यों पर रोक लगाती है, रिस्ट्रेन करती है, उन्हें डायरेक्ट करती है, उन्हें कंट्रोल करती है कि किस प्रकार से ये संस्थाएं कार्य करेंगी, या इनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं वह कैसे कार्य करेंगी। फिर हमने देखा कि भारत के संविधान की विशिष्टता क्या है। तो हम ये जानते हैं कि भारत का संविधान सबसे लंबा चौड़ा लिखा हुआ संविधान है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इसके बाद हम यह जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, फ्री इलेक्शन, डेमोक्रेटिक नेशन, रिपब्लिक नेशन, इसके साथ ही साथ बाइकैमरलिज्म। इसके बाद हमने देखा कि भारत के संविधान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किस तरीके से रन किया जाएगा, इसकी व्यवस्था है। भारत के संविधान में पंचायती राज का भी विभाजन है लोकल लेवल पे, यानी भारत का संविधान 3 स्तरीय सरकार की संरचना करता है, 3 स्तरीय व्यवस्थाओं की संरचना करता है। सैलिएंट फीचर्स के बाद हमने देखा कि भारत की संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान एक कुंजी है। हमारे जो पुरखे थे जिन्होंने हमारे लिए इस संविधान की रचना की, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, वह किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे, उसे समझने के लिए, संविधान के अनुच्छेदों को समझने के लिए, उसके निर्वचन को करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने जो फाउंडर्स हैं, संविधान बनाने वाले हैं, हमारे राष्ट्र निर्माण करने वाले जो भी हमारे नेतागण हैं, उनके बुद्धि को, उनके दिमाग को खोला जाए और पढ़ा जाए। उनके दिमाग को खोलने और पढ़ने के लिए जो कुंजी है वह भारत के संविधान की प्रस्तावना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोगों से होता है, जो इस बात का सूचक है कि भारत के संविधान का जो अथॉरिटी है वह हम भारत के लोगों में निहित है।
और हम भारत के लोग ही भारत को सर्वसंपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं और इसके समस्त नागरिकों को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रमोट द fraternity among each other and dignity of the individuals and unity and integrity of the nation. इसके बाद हमने देखा कि भारत के संविधान किन किन राज्यों के संविधान का असर है, हमने किन किन राष्ट्रों से किन किन कॉन्सेप्ट को, किन किन पॉलिसीज को अपने संविधान में निहित किया है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वह यूनाइटेड स्टेट्स, जहां से हमने न्यायपालिका इत्यादि से संबंधित व्यवस्थाओं को लिया है। सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और वह बनाया गया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो हम यूनाइटेड किंगडम की पद्धति के बहुत ही करीब हैं। हमारी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है वह यूनाइटेड किंगडम के डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस पर है, क्योंकि हम रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अभिप्राय यह है कि डी ज्यूरे हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट है, बट डी फैक्टो जो पावर है वह मिनिस्टर अलॉन्ग विथ कैबिनेट मिनिस्टर में वेस्टेड है। पार्लियामेंट के अंदर विधायिका की सारी शक्ति है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने 1935 ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के कॉन्सेप्ट को लिया। इसके साथ ही साथ हमने यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव रिट्स जब हम आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि 5 प्रकार के रिटों को ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इशू करती हैं। मैंडमस, सर्सियरी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिचो, and maybe someone I am missing now. Prerogative writs is the writs, or we can say it is a prerogative that honorable high courts or a supreme court, as the case may be, may issue or direct the executive authority where opposite side is a state or state instrumentalities to conduct the particular act in a particular manner. So the Government of India Act 1935 और यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम का ये जो मंत्रिमंडल की पूरी व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, इस पूरे व्यवस्था को। और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं अलग से कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिया गया हुआ कोई भी बयान किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, कोई को कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर चल रही किसी प्रोसीडिंग का कॉग्निजेंस नहीं लेगी, एटसेट्रा। ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर का लिया है, जुडिशरी को लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन को लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस को लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है और ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द हाउसेज लिया है। साथ ही फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात जो कॉन्सेप्ट है वह भी हमने लिया है। कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इनटू द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने कनाडा से प्राप्त किया है। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया है। राज्यसभा में नॉमिनेशन किया जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को लिया है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, वो क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी, इस मेथोडोलॉजी को हमने आयरलैंड से लिया है। जापान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल के कॉन्सेप्ट को लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस,
पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट को लिया है। जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट को लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, इस प्रोसीजर को हमने साउथ अफ्रीका के कानून से लिया है। फ्रांस के कानून से हमने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया है, और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रियम्बल में हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। अगले भाग में हम अनुच्छेद 1 से लेकर के जहाँ तक अध्ययन कर सकेंगे हम करेंगे। अभी हमने 3 टॉपिक को, भारत के संविधान क्या है, संविधान की विशिष्टता क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना, और संविधान पे हमारे किन किन संविधानों का, किन किन राष्ट्रों के कानूनों का प्रभाव है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। एजुकेशन 24/7 पे बने रहिए। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे साथ बने रहिए और संविधान के किसी भी प्रश्न का, किसी भी टेक्निकल से टेक्निकल प्रश्न का जवाब आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि आपके जो भी डाउट हैं उसको हम क्लियर कर सकें। थैंक यू।